Hello everyone. Welcome to Meda classes. This is NCERT series fourth video, that is fourth chapter from NCERT class 9 science, chapter 4 structure of atom. तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पूरी डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में पाएंगे। आपकी सेल्फ स्टडी में आशा है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हेल्प की होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस किए थे। मैटर प्योर है, इम्प्योर है, सराउंडिंग में कौन कौन से चीज मैटर है और मैटर की क्या क्या वेरिएशन है, उन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 जो है, उसमें हम लोग लॉज के बारे में डिस्क्लोज किए थे। और लॉज किस तरह की होती है, किस तरह से केमिकल कॉम्बाइन होती है, वो सारे डिफाइन हम लोग किए थे। और आज इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे और इससे हमारी क्लास 9 की जो केमिस्ट्री पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छे से समझते हैं। पहला पार्ट जो है वो है चार्ज पार्टिकल इन द मैटर। तो चार्ज पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को हम चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर कहते हैं। चार्ज पार्टिकल जनरली एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। किसी भी एलिमेंट में अगर पॉजिटिव चार्ज है उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नेगेटिव चार्जेस है उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और इकट्ठा वो लोग टोटलिटी में पॉजिटिव है या नेगेटिव है उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो प्राइमरीली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस को कहा जाता है। पोजिस्ट्रॉन ये भी एक चार्ज पार्टिकल ही है। इसके अलावा बहुत सारे और चार्ज पार्टिकल होते हैं, बट एज पर द सिलेबस हमें ये तीन चीज की ही जरूरत होगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इनकी जो लोकेशन है ये ऑर्बिटल शेल में रहती है, दैट इज न्यूक्लियस के बाहर जो एक ऑर्बिट बनी होती है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करती रहती है अपनी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में। रोल क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से पता चल रहा होगा इट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये जरूरत होती है और ये केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत हेल्प करती है। तो ट्रांसफर एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस। तो ये अलोंग विथ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर भी, एक एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ एन एटम ये भी डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एनी एलिमेंट गिव्स यू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ये प्रोटॉन की खासियत है। तो खासियत क्या क्या है? पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। और atom along sorry proton along with neutron gives you the atomic mass or mass number of that particular element. Ions क्या है? तो basically ions are the charge particles. So if it is a positive charge, so we called it as cation. अगर negative charge है तो anion. Formation कैसे है? एटम गेन या लूज इलेक्ट्रॉन करके ही आयन स्टेट में आते हैं। अगर वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो वो कैटायन कहलाते हैं, मतलब पॉजिटिव बन जाते हैं। और अगर कोई गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव बन जाते हैं, जिन्हें हम एनायन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अगर उसको गेन करते हैं तो मुझ में भी, अगर मैं एलिमेंट खुद को समझूं, मैं अगर और इलेक्ट्रॉन गेन करता हूं तो और नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं तो मेरे में नेगेटिविटी आ जाएगी। और अगर मैं अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहा हूं, जो कि सबको करनी चाहिए, और नेगेटिविटी को जो बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड कैटायन। रोल क्या है? बिगेस्ट रोल है, चैप्टर 3 में आप समझ चुके हैं। जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होती है तो आयन स्टेट में सारे एलिमेंट आते हैं, तब जाके वो केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल बॉन्डिंग कर पाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द बिगेस्ट रोल ऑफ आयंस। नेक्स्ट इज importance in the matter. What are the charge particle importance in matter?
तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ट्रांसफर एंड शेयरिंग, ट्रांसफर मतलब आयनिक बॉन्डिंग में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और शेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, कोवेलेंट में बॉन्डिंग में हम लोग शेयर करते हैं। तो ये दो स्टेट है जिसमें एक मॉलिक्यूल फॉर्म होती है या कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होंगी ही, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जहां होती है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखती है। अगर किसी वायर से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक इफेक्ट बनती है। आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक कंडक्टिविटी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये एक दूसरे के एकदम बेस्ट बडी या बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख रहे हैं तो मैग्नेटिक कंडक्टिविटी लिखिए, या अगर आपको एक दूसरा पॉइंट की जरूरत है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद आपको याद नहीं आ रही है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप इसे डाल सकते हैं। तो जहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी। Structure of atom. Structure of atom composed of mainly proton, neutron and electron. न्यूक्लियस, अगर मैं एटम की न्यूक्लियस की बात करूं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इकट्ठा, ये मास नंबर डिनोट करते हैं। और एक प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि एलिमेंटल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है, और वो एटॉमिक नंबर डिनोट करती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोज हु आर मूविंग इन द ऑर्बिट और इन द शेल आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रही है और न्यूक्लियस ये जो बीच में है, जहाँ पे जीरो जो है वो न्यूट्रॉन है और पॉजिटिव जो है ये प्रोटॉन है। सो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज अप्रोक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास यूनिट है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर डिफाइंस द एलिमेंट। सो ये एटॉमिक नंबर का एक जनरल डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ द एंड डिफाइन द एलिमेंट। एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी फैमिली से है और वो डिनोट करती है। इट जस्ट अ काइंड ऑफ एन आईडी कार्ड। जैसे आपके स्कूल में आईडी कार्ड आपको मिलते होंगे, तो वो आईडी कार्ड यूनिक होता है, एक दूसरे से अलग होती है, तो एक आईडी कार्ड से पता चलती है कि आप कौन है। उसी तरह ये प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर जो है वो आईडी कार्ड है उस एलिमेंट की। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स बेसिकली आर नो चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, इसकी कोई चार्ज नहीं होती। ये स्लाइटली प्रोटॉन से ज्यादा मास इनकी होती है, और ये कंट्रीब्यूट करता है फॉर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। किस तरह से स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर सकते हैं इन द सेम एलिमेंट, जिसके कारण हम उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं, वो भी हम आगे जानेंगे। इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने पहले भी कहा था नेगेटिव चार्ज है, ये बहुत 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 ही ज्यादा हल्के होते हैं इन कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये रिवॉल्व करते हैं और इनकी खासियत है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्डिंग के लिए ये हेल्प करती है, और रिएक्शन में इनकी हेल्प होती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में तो मैंने बता चुका हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूमते रहते हैं, ये अपनी जो शेल होती है, इस शेल की एक डिस्टिंक्ट या स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होती है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में नहीं जा सकता, जबकि उसके उसके लिए उसको कुछ पैरामीटर्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि जो पहली वाली जो शेल है इसमें लोएस्ट एनर्जी होती है, और जो आखिरी वाली जो शेल है इसमें हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो लोएस्ट एनर्जी शेल वही लोग पा सकते हैं जिनके पास वो एनर्जी रहती है, और हाईएस्ट वाली एनर्जी वही पा सकते हैं जिनमें हाईएस्ट एनर्जी होती है। जैसे आपके क्लास में जो 100 लाया है वो शायद फर्स्ट है, और जो 40-50 लाया है वो शायद लास्ट है। तो उस तरीके की कि जो मान लो कि अगर क्लास में ग्रेडेशन सिस्टम कर दे कि ओ कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 90 अबव मार्क्स लाए हैं, उस कैटेगरी में आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी अगर 40-50 स्कोर है तो आप अपनी ग्रेड में ही रहोगे। उसी तरह से एक शेल से दूसरी शेल जाने के लिए जैसे उस बच्चे को और मेहनत करनी होगी ताकि वो ओ ग्रेड में आ सके, यहाँ पे
एक कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरी जाने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी लेनी होगी, और ऊपर की कैटेगरी से नीचे की कैटेगरी में आने के लिए उसे एनर्जी देनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन लेवल्स और शेल। ये इलेक्ट्रॉन लेवल्स या शेल्स कहते हैं इन्हें। ये हर एक इलेक्ट्रॉन शेल की अपनी एक एनर्जी लेवल होती है। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में कहा था, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और शेल्स अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस। ईच शेल कैन होल्ड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो के स्केल, जो पहली वाली शेल है उसको के शेल कहा जाता है या वन नंबर शेल कहा जाता है, दूसरे को टू नंबर या एल, तीसरे को एम या थ्री नंबर, इस तरह से इनकी नेमिंग होती है। तो फर्स्ट शेल ऑक्युपाइज ओनली टू इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल टू होल्ड इलेक्ट्रॉन इज टू। उसके बाद 8, उसके बाद 18 एंड सो ऑन। किस तरह से ये बन रही है हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिल इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। जिससे क्वांटम मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके थ्रू ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है ये डिनोट करती है। नेक्स्ट इज द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नाउ ये, इसे कहा जाता है पायनियर ऑफ द मॉडलिंग ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ये पायनियर स्टेट है, या पायनियर थॉमसन को, जे जे थॉमसन को कहा जाता है, क्योंकि ये पहले वो शख्स है जिन्होंने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में दुनिया को एक इंट्रोडक्शन दी कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उनकी जो मॉडल है उनको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, और ये बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन लाई थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अकॉर्डिंग टू द फीचर्स, जैसे प्लम पुडिंग को पहले समझ लेते हैं, प्लम पुडिंग का नाम कैसे हुआ, ताकि आप फीचर को बहुत आसानी से समझेंगे। मान लो कि देर इज अ केक, स्पॉन्ज केक, ठीक है, या पुडिंग, जिसे हम पुडिंग कहते हैं, पुडिंग, या मान लो कि जैसे इंग्लिश की खीर होती है, तो थोड़ा सा सॉलिड, सेमी सॉलिड खीर टाइप की एक पुडिंग है, और पूरी व्हाइट कलर की पुडिंग है, और उसके ऊपर से आपने काजू किशमिश और अदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो थॉमसन भैया का कहना है कि आपकी जो पूरी पुडिंग है, व्हाइट कलर की जो पूरी पुडिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ऊपर जो आपने लाल पीले काले नीले जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है। तो ये उसकी मॉडल है, जिससे वो कह रहा है कि एटम की स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी है, पॉजिटिव चार्ज फैली हुई है और नेगेटिव चार्ज उस पे एम्बेडेड की हुई है। Uniform positive charge. Thomson proposed that atom consists of a sphere of positive charge. This positive charge is spread uniformly throughout the atom like a pudding or a cloud. Embedded electron within this positive charge, negatively charged electrons are embedded. These electrons are scattered throughout the atom like plums in a pudding. Neutral atom. Why neutral? क्योंकि जो क्लाउड है, जो पुडिंग है, उसमें जितनी सारी पॉजिटिव चार्ज है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से वो एटम जो है वो न्यूट्रल या एलिमेंटल स्टेट में रहती है। विजुअलाइजेशन ठीक इसी तरह विजुअलाइज कर लीजिए। जो रेड कलर की वाली बैकग्राउंड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जो नीले रंग की जो सर्कल दिख रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज है। सो इमेजिन अ स्पेरिकल पुडिंग और अ बॉल of a positive charge. Electrons are like small negatively charged particle embedded within this sphere. यही है प्लम पुडिंग मॉडल की एक्चुअल विजुअलाइजेशन। अब ये मॉडल बनने के बाद इनकी कुछ लिमिटेशन आई, जो कि इनके जो फर्दर साइंटिस्ट इनको स्टडी कर रहे थे, जो कि रदरफोर्ड है, और उनको लगा कि ये सारी चीजें कुछ गलतियां हैं। उसको एडवांसमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ लिमिटेशन निकाली इस मॉडल की। अब लिमिटेशन क्या है? द मॉडल could not explain the certain experimental result such as the result of gold foiled experiment conducted by Ernst रदरफोर्ड। नाउ रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, और उनकी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी वो कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, जिनको उन्होंने लिमिटेशन में डाल दिया। It did not provide a satisfactory explanation of the atomic spectra which led to the further development of the atomic theory. हालांकि आप आगे देखेंगे रदरफोर्ड की भी
एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे सवाल उठे थे और वो भी लिमिटेशन में चली गई थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो चीज एक्सप्लेन थॉमसन नहीं कर पाए थे, बट स्टिल इट इज कॉल्ड टू बी एज अ पायनियर मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड की मॉडल क्या है, ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द रदरफोर्ड, एंड इन्होंने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, जिनकी कुछ की फीचर्स क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में कहा गया था, जो कि थॉमसन मॉडल में नहीं कहा है। वहां पे सिर्फ एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और एम्बेडेड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में ही डिफाइन किया गया था, लेकिन उसमें कोई सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं थी। दैट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ थॉमसन विच इज बिन पॉइंटेड आउट बाय रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट की जिसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि सेंट्रल देयर इज अ सेंट्रल न्यूक्लियस और एटम कंटेन्स स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज nucleus at the center, and the nucleus contain most of the atom's mass and include proton, later discovered neutron। तो प्रोटॉन के बारे में ही उन्होंने वहां तक बताई थी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव करती है, जस्ट लाइक इन द सोलर सिस्टम द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। These electrons are located outside the nucleus and move around it a relatively large empty spaces। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो जगह है उनको एम्प्टी स्पेसेस कहा गया है। मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, ये सच बात है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत डेंस और कॉम्पैक्ट जगह पे रहती है और इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रही है, तो बीच की जो पूरी स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है। और डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिफ्लेक्शन क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई है, जो कहीं कहीं जगहों पे लार्ज डिफ्लेक्शन हुई है और कुछ जगहों पे स्लाइट डिफ्लेक्शन हुई है, जिसके कारण उसने कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ की है। अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, आप ये की फीचर्स को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। रदरफोर्ड की ये जो गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट है, इसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल से कुछ चीजें गोल्ड फॉइल में भेजी। मतलब अल्फा पार्टिकल एक तरीके की एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप थी, जिसमें से हीलियम न्यूक्लियाई की जो फ्लो थी वो जाके गोल्ड फॉइल से टकराई और कुछ ऑब्जर्वेशन उसने की, और जिस ऑब्जर्वेशन से ये की फीचर्स की जो कंक्लूजन उसने ड्रॉ की, वो ही की फीचर्स इस मॉडल की है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मॉडल। ये अल्फा पार्टिकल है जो कि यहाँ से कोई सोर्स से निकल कर आ रही है। ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और कहा जा रहा है कि कुछ चीजें हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल है जो कि स्लाइड डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ है जो वाइड डिफ्लेक्ट हो रही है, और कुछ चीजें हैं जो नो डिफ्लेक्ट हो रही है। Now no deflection because of the empty space and there are many such particle। एक दो तीन मैंने रे डायग्राम दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे रे डायग्राम गए थे जिसमें मैक्सिमम इज नो डिफ्लेक्शन। तो इससे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस बहुत सारे हैं। बीच में सेंट्रल पार्ट में देयर इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो इससे पता चलती है कि इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है। और वो पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज आप सबको ही जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या साइंस में आपने पढ़ चुके हैं कि लाइक पोल रिपेल इच अदर या लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। तो लाइक चार्ज है, इसी वजह से ये बाउंस बैक हो गई है। स्लाइट डिफ्लेक्शन हुई है क्योंकि ये एकदम पास से गुजरी है, तो देयर विल बी अ स्लाइट डिफ्लेक्शन बट नॉट अ बाउंसिंग बैक, क्योंकि टकरा ही रही है। तो ये भी एक एम्प्टी स्पेस के बारे में ही डिफाइन कर रही है। तो दिस इज द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच इज बीइंग डिफाइंड। तो लिमिटेशन आपने समझा कि वो थॉमसन की लिमिटेशन क्या थी, कि न्यूक्लियस के बारे में बताई नहीं थी, और इन्होंने न्यूक्लियस को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन लिमिटेशन इनकी भी मॉडल की थी। अब रदरफोर्ड ने सारे चीज तो डिफाइन की, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जिसके कारण एक एटम स्टेबल है, वो डिफाइन नहीं कर पाई है। तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है, या फिजिक्स में हम जानते हैं, कोई भी चीज को स्टेबल रहने के लिए उनकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उनकी रहना बहुत जरूरी है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन को मैं
एकदम सिंपल एक एग्जांपल से करता हूं। मान लीजिए आप गाड़ी में पेट्रोल डालें और गाड़ी चला रहे हैं। अब गाड़ी चल रही है जब तक पेट्रोल है, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगी तो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि एक कोई सोर्स उसमें है जो सोर्स कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे हाइपोथेटिकली क्यों ऐसा हो सकता है, जैसे सोलर कार हो, ठीक है, वो सारी एनर्जी सोलर सिस्टम से ले रही है और उतनी ही एनर्जी आप उसको यूज कर रहे हैं। जब आप वो खत्म नहीं होती तो आप उस कार को कभी भी रोक नहीं सकते। इस मॉडल तो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या है? तो रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बात नहीं कर पाए हैं। अपने मॉडल से वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए हैं, एटॉम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए हैं। क्योंकि जब हम रदरफोर्ड मॉडल को देखते हैं तो रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि एक सेंट्रल मास है जो एटम की, जो सेंट्रल पार्ट में रहती है, और बाहर उनके आउटर स्पेस जो है, द स्पेसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड द सेंट्रल मास न्यूक्लियस, उसमें एम्प्टी स्पेसेस है एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द ऑर्बिट। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स से अगर हम देखें तो अगर एटॉम की या इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कैसे बनती है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन देयर ऑर्बिट इन देयर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, और वो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगी बाय लूजिंग और रेडिएटिंग एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल द स्टेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड। तो वो लिमिटेशन थी उस मॉडल की। इसके अलावा उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन, जब हम लोग कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट जब मूव करते हैं तो वो रेडिएट करते हैं एनर्जी, और जिसके कारण वो धीरे 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 उनकी एनर्जी लूज होती रहती है और वो स्टॉप हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक गाड़ी में पेट्रोल डाली हुई है और गाड़ी चल रही है, और ये तब तक चलेगी जब तक उनमें पेट्रोल होगी। तो पेट्रोल की कंजम्पशन पे गाड़ी चल रही है, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगी तो गाड़ी रुक जाएगी। सेम थिंग एटम में भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रेडिएट कर रही होगी, और जिसके कारण वो एक टाइम पे जाके स्टॉप हो जाएगी, पेरिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड है। अब इस चीज को लिमिटेशन इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसी तो होती नहीं है, तब तो सारी चीजें उब जाएगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये मॉडल में स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं कर पाए थे, इस वजह से ये एक मॉडल की लिमिटेशन थी। और ये किसने कहा था? ये अगले जो साइंटिस्ट थे, जो कि नील बोर है, उन्होंने ये लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल के बारे में डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये लिमिटेशन में एक चीज हम डिफाइन करेंगे कि रदरफोर्ड की मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया है, और दूसरा है डिस्क्रीट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा, जो कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बारे में नहीं बताया है। ओके, अब आते हैं जो थर्ड साइंटिस्ट है, बोर, नील बोर उनका नाम है। और इन्होंने अपनी मॉडल रखी बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ द लास्ट मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदरफोर्ड मॉडल में नहीं है, और उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है उस मॉडल में। तो जाहिर सी बात है कि इस मॉडल में उन्होंने ये सारी चेंजेस लाई होंगी। तो पहला चीज है कि वो स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने आइडिया ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब है देयर शुड बी सम क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। तो एक एनर्जी लेवल में उनकी एक फिक्स्ड किसी क्वांटिटी से एनर्जी को डिफाइन की जाएगी, जिसके कारण उनकी स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर सके। अब इनकी जो की फीचर है वो क्या है? पहली चीज है कि क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ एंड ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल। सो इलेक्ट्रॉन जब किसी पाथ को फॉलो करती है तो वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे ही रहकर उस चीज को फॉलो करेगी। These orbit are quantized, meaning electron can only occupy specific energy level and not in between. तो एनर्जी लेवल, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, वो उस एनर्जी के अनुसार ही उस अपनी लेवल पर रहेंगी। अगर हायर एनर्जी लेवल है
तो हायर स्टेट पे रहेगी, हायर ऑर्बिट पे रहेगी जो न्यूक्लियस से दूर है, और जो लोअर स्टेट पे है वो लोअर एनर्जी लेवल पे रहेगी, न्यूक्लियस के पास रहेंगी। और एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हर एक का एक अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे KLMN करके। और इनको अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखें तो फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम लोग 1, सेकंड को 2, थर्ड को 3, फोर्थ को 4, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। जिसमें क्लोजेस्ट ऑर्बिट जो है वो पहली वाली है, जिसमें लोएस्ट एनर्जी होती है। और जितना वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता रहता है, एनर्जी लेवल दूर जाती रहती है, ऑर्बिट दूर जाती रहती है, तो उनमें एनर्जी लेवल भी बढ़ती रहती है। सो दिस इज द की फीचर। नेक्स्ट की फीचर आर दैट स्टेबल ऑर्बिट। अब इन्होंने स्टेबल के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में तो बता ही था लिमिटेशन में, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने स्टेबिलिटी इसमें लाई होंगी। तो स्टेबिलिटी क्या है कि ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी नहीं कर रही है, जिसके कारण ये ऑर्बिट स्टेबल रहती है। अब जब भी कोई एनर्जी लेवल पे मान लीजिए कोई अ, एक एनर्जी ऑर्बिट को इस तरह से समझते हैं कि सेकंड ऑर्बिट में 4 जूल की एनर्जी जरूरत है, और कोई इलेक्ट्रॉन 4 जूल की एनर्जी में घूम रही है, जितनी घूमेगी तो उतनी रेडिएट करेगी, जितनी रेडिएट करेगी उसकी एनर्जी कम होती रहेगी। तो जैसे वो 4 से 3, 3 से 2 ऐसे करते करते कम होती रहेगी, तो वो सडनली जंप कर जाएगी दूसरी जो लोअर ऑर्बिट है उस पे जंप करके आ जानी चाहिए। लेकिन ऐसी नहीं होती है, हमें अलग से उन पे एनर्जी आइदर देनी होती है या एनर्जी निकालनी होती है, तब जाके वो अ, अपनी जो स्टेट चेंज है या लेवल चेंज है वो कर सकती है। तो इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव बिटवीन द एनर्जी लेवल बाय एब्सॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर के तरफ जंप करता है तो उन्हें बाहर से एनर्जी देनी होती है, और अगर कोई बाहर से मतलब हायर एनर्जी से लोअर पे जंप करता है तो उन्हें एनर्जी छोड़नी होती है। ये कुछ इस तरह से है कि हायर ऑर्बिट का मतलब हम समझते हैं कि कोई पॉश रेस्टोरेंट है जहां पे सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पैसे खर्च करने होते हैं। और जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट में ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास कम पैसे होते हैं। तो अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली के पास अचानक लॉटरी लग जाए और बहुत पैसे हो जाए, तो एक दफा वो उस पॉश रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी पैसे है। तो बाहर से पैसे जैसे आई, वो ऊपर की लेवल पर चली गई। और वही अगर हम किसी अमीर के बारे में सोचे कि उनके सारे पैसे एक दिन में कहीं पे गवा दिए या खर्च हो गए या खत्म हो गए, तो वो उस पॉश रेस्टोरेंट में तो जा नहीं पाएगा, तो उसे नीचे यानी कोई छोटे रेस्टोरेंट। अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, जैसे हम लोग पहले भी जान चुके हैं। बोर मॉडल को अगर अच्छे से समझा है तो बोर मॉडल कह रहा है कि हर एनर्जी ऑर्बिट में कुछ डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करती है, और इनका नाम है KLMN। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे 1, 2, 3, 4। लेकिन एक एनर्जी में, एक एनर्जी शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हो सकती है, वो उस चीज की फॉर्मूला अगर निकालनी हो तो वो फॉर्मूला है 2n²। ये मैजिक फॉर्मूला कहते हैं इन्हें, जिसमें हम एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन रह सकती है। तो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहली वाली शेल में 1 रखेंगे, 1² इज इक्वल टू 1, 1 into 2 is 2, सो द वैल्यू इज 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द कैपेसिटी, ऑक्यूपेंसी कितनी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूं तो यहाँ पे n होगा 2, 2² इज इक्वल टू 4, 4 2 8, सो 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टेड इन द सेकंड ऑर्बिट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So this is the way we could find the electron distribution in different orbit. Now, valency is the fundamental concept in chemistry that describes the ability of an atom to combine with other atom. तो वैलेंसी ये डेफिनेशन है। वैलेंसी बेसिकली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितनी इलेक्ट्रॉन है उतनी ही उनकी वैलेंसी है होती है। अब जैसे हाइड्रोजन की देखिए, तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होती है। सो 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स इनकी वैलेंसी होगी 1। तो अगर आप कोई नोट बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए फर्स्ट ग्रुप पे अगर किसी एलिमेंट के बाहर या वैलेंस ऑर्बिट में या लास्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी होगी 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी होगी 2। अगर
3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी होगी 3। हम माइनस नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ही है, तो +3 +2 +1। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो +4। लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये नाइट्रोजन आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये +5 नहीं होगा, ये होगा 8 - 5 = -3। ऑक्सीजन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो होगी 8 - 6 = -2। और हैलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 7 = -1। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द वैलेंसी एंड दिस इज हाउ वी कुड सी हाउ द वैलेंसी कम्स आउट। अगर वैलेंसी निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं। और अगर वैलेंसी निकालने का इजी फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर देखो उनको 2n² में तोड़ लो, 2 8 उसके बाद जो भी है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पता चल जाएगी कितनी इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 है तो +2, अगर 5 है तो 8 - 5 = -3। इस तरीके से हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। Now the next is the atomic number. Now atomic number is the number of proton in the nucleus of an atom, which is the characteristic of the chemical element and determines the place in the periodic table. So atomic number एक तरीके की आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे हमारी आधार कार्ड होती है, जैसे स्कूल में अपनी आईडी कार्ड होती है, तो वो एक स्पेसिफिक डिटेल्स हर किसी की रहती है जिसमें यूनिकनेस होता है। तो हर पर्सन की आईडी कार्ड अलग अलग होती है। तो उस तरीके से एटॉमिक नंबर भी हर एलिमेंट का एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा ही है। तो उसमें आइडेंटिटी कार्ड में स्पेसिफिकेशन क्या है कि उनकी नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताते हैं कि कितने प्रोटॉन उसमें मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम Mg। और इनकी जो ऊपर ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ Mg इज 12। तो इससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 12 है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक स्टेबल एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 12। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12। Next is the mass number. Now, mass number is the total number of proton and neutron in the nucleus of an atom. तो मास नंबर, जैसे एक दूसरी एलिमेंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ये जो नीचे जो नंबर दी हुई है इसको मास नंबर कहते हैं। और यहाँ पे जैसे 14.00674 है, तो ये 14, मैं 14 लेता हूँ टू मेक इट सिंपल। तो मास नंबर अगर नाइट्रोजन की 14 है तो एटॉमिक नंबर हम जानते हैं यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना हो तो 14 से अगर हम 7 को माइनस कर दें तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आएगी। तो इस तरह से आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मास नंबर आपको पता रहेगी और एटॉमिक नंबर भी आप पता कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स बेसिकली are the atoms of same element that have same number of proton but different mass number or different number of neutrons। तो इनमें मास नंबर डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जैसे कार्बन की, कार्बन ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो एटॉमिक नंबर 6 है। लेकिन न्यूट्रॉन अगर आप देखें तो न्यूट्रॉन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो ये सारे कार्बन की आइसोटोप्स कहलाती है। उसी तरह हाइड्रोजन की सारे देखिए एटॉमिक नंबर 111 है, लेकिन इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो दिस इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप जिसमें एलिमेंट की एटॉमिक नंबर सेम होती है, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली इन आइसोबार, आइसोबार मतलब होती है कि एटॉमिक नंबर सेम नहीं होती, मास नंबर सेम होती है। जैसे कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है, और ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे प्रोटॉन देखिए 6 और 8 है, न्यूट्रॉन तो 6 और 8 कितने होते हैं? 14 होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 7 प्लस 7 अगेन 14 होते हैं। और 8 ऑक्सीजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 8 प्लस 6 अगेन 14 होते हैं। तो मास नंबर आप ये तीनों की सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो आइसोटोप और आइसोबार में जनरल डेफिनेशन है कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम। ओके, सो इस तरह से हमारी चैप्टर 4 क्लास 9 साइंस की कंप्लीट हो गई है और हमारी लेक्चर सीरीज की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप आपने फर्स्ट
तीन चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है केमिस्ट्री के वो आपने देखे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा ही 24/7 डाउट सॉल्विंग टीचर्स रहते हैं। आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और उसमें से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज में आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कई सारे हेल्प मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आपको हमेशा ही हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपकी सेल्फ स्टडी में हम कोशिश करेंगे कि आगे भी और चैप्टर्स और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन और भी सब्जेक्ट्स को ऐड कर सके ताकि आपकी सेल्फ स्टडी में ये बेहतरीन हेल्प कर सके हम लोग। So I hope you have liked this video. So please press the like button and share with your friends so that they also can join the series of NCRT. Thank you so much.